हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एटम और इसी लेक्चर में इस सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स का है। हमें जो सिलेबस में दे रखा है 11th स्टैंडर्ड में बोहर का मॉडल लिखा हुआ है, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हमें पढ़ना है एक्चुअली में। इसमें हम इसकी थ्योरी वगैरह देखेंगे, सारी चीज़ डिटेल में देखेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ एक ही स्लाइड में, जिससे आपको अगर उस स्लाइड को भी आप कभी भी देखेंगे तो उसी से सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। अभी हम थ्योरी वगैरह देख लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज वगैरह। जैसे एक तो बोर रेडियस पूछी जाएगी 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, एक वेलोसिटी पूछी जाएगी 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। एक एनर्जी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसी एनर्जी को अगर हम जूल में लिखते हैं तो E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल। आपको याद ये रखनी है, ठीक है। ये फार्मूलाज हैं, इन्हीं से पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी रुको बस, है ना। चेंज इन एनर्जी अगर हम देखें डेल्टा इज इक्वल टू, तो डेल्टा E2 माइनस E1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जो एनर्जी है वो कर सकते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्बडा होता है, ठीक है। और 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये किसके लिए है, जो सीरीज दी जाएंगी इमिशन और एब्जॉर्प्शन। अभी हम बहुत सारे डिटेल में समझ लेंगे, एक बार हम ये देख लेते हैं, ठीक है। एनर्जी हो गई, और एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH अपॉन 2π। ये बोर के हैं सारे, है ना। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, MBR इक्वल टू NH अपॉन 2π भी लिख सकते हैं। ये भी एक ही बात है ना। और MB स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सारे जो हैं, ये एग्जांपल्स, ये जो मैंने लिखे हुए हैं इनको देख लो। ये बोहर रेडियस निकालने क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, बोहर रेडियस क्या है या फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बोहर रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, ठीक है। वेलोसिटी पूछी जाएगी, वेलोसिटी क्या है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जेड, है ना, और अपॉन एन। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड एक हो जाएगा। जेड क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। एन क्या है, तो कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सी या सेल है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, किस सेल में, और है ना। ऐसे ये एनर्जी निकालनी होगी। तो ये जो है कंप्लीट ये चैप्टर है, ये कंप्लीट चैप्टर है। जो मेन चीज़ है, ये आर की वैल्यू यहाँ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये कंप्लीट चैप्टर है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन जो है हो जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। ये देख लो। अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं, उसके थ्योरी से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आप कुछ अगर आप यहाँ पर भी रुककर अगर आप कोई क्वेश्चन लगाना चाहें ना, तो यहाँ से लगा सकते हैं। बस आपको थोड़ा आना चाहिए, सोचने में आना चाहिए कि कैसे क्या पूछा है उसमें, बस। अगर लेकिन चलो हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। उसमें कुछ मैंने एग्जांपल्स भी लिए हैं। एटम्स,
इन 1911 एच जेइगर बोल लो, कुछ भी बोलो, है ना, एंड अर्नस्ट मार्शडेन, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने रदरफोर्ड की सजेशन पर अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अल्फ़ा जो है हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं। 2 जो है प्रोटॉन का चार्ज होता है, मास भी होता है प्रोटॉन पर, तो चार्ज और मास दोनों होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर नहीं होता। ये हम पहले देख चुके हैं। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और चार्ज कितना होता है प्लस का 2e, और मास कितना हो गया 4 AMU, 4 एटॉमिक मास यूनिट हो गया ना, 2 प्रोटॉन का 2 न्यूट्रॉन। ये ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो वही है अल्फ़ा गोल्ड प्लेट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। ये लेड बॉक्स के अंदर ये जो है अल्फ़ा पार्टिकल रखे हुए हैं। ये जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है लेड का बॉक्स, और यहाँ पर ये लेड की ब्रेक लगी हुई हैं ताकि जो अल्फ़ा की जो रेज निकलती हैं उनकी एक बीम बन जाए, ठीक है। बीम बनाने के लिए अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं यहाँ से, तो ये बीम क्या है गोल्ड फॉइल पे पड़ेगी। गोल्ड फॉइल पे पड़ेगी तो इससे जो स्ट्राइक होकर के कुछ तो क्या है, जो गोल्ड फॉइल अल्फ़ा पार्टिकल है कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ सीधे के सीधे निकल जाएंगे, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम माइक्रो डिटेक्टर है, माइक्रोस्कोप डिटेक्टर, उससे देखेंगे। ये जो है स्क्रीन लगी हुई है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। ये गोल्ड फॉइल है जो बहुत थिन है, 10⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁸ मीटर की है। और ये जो है स्कैटरिंग एंगल है, ये स्कैटरिंग एंगल है, यानी कि कितने एंगल से जो है वह डेविएट हो गई है अल्फ़ा की रेज, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बस आपको ये थ्योरी आनी चाहिए थोड़ी सी कि यहाँ क्या है। कोई भी यूज नहीं आएगा आपका क्वेश्चंस में, ठीक है। जो थ्योरी का क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। गोल्ड कैसा होता है, मेलेबल होता है, गोल्ड थिन शीट होता है और हाई एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, हैवी एटम होता है। तो एटॉमिक नंबर गोल्ड का 79 होता है, ये बात याद रखनी है। हाँ, अब देखो जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है यहाँ से कि मोस्ट ऑफ द 99.86% अल्फा पार्टिकल पासिस अनडेविएटेड लेस देन 1 डिग्री एंगल, यानी कि 99.86 यानी कि लगभग 99 के लगभग जितने भी 100 में से 99 जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो बिना डेविएट के सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। 1 डिग्री से भी कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए अगर हुए तो कुछ, ठीक है, सीधे निकल गए। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना है, सीधे क्यों निकल गए, क्योंकि एटम के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये एटम है तो ये बीच में यहाँ न्यूक्लियस है, ये पॉइंट बना हुआ है। मतलब इसकी तुलना ऐसी की जा सकती है, हमारा रूम है, रूम के अंदर जो अपनी पेन है, पेन की निब और रूम को कंपेयर करके देखो कितना हो गया। इतनी तुलना है किसमें, साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस के बीच में। ओनली 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल डेविएटेड मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर केवल 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल डेविएटेड हुए थे। 1 in 8000 अल्फ़ा पार्टिकल डेविएटेड मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर कितने हुए, एक अल्फ़ा पार्टिकल, कितने में से 8000 जब अल्फ़ा पार्टिकल गुजरे उनमें से एक, और एक अल्फ़ा पार्टिकल कितने में से, कहीं दहीं सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख, लगभग 10 लाख में से एक अल्फ़ा पार्टिकल ही क्या हुआ, डेविएटेड बाई 180 डिग्री, यानी कि रिटर्न बैक हो गया, इधर से आया और इधर ही इसी डायरेक्शन में वापस चला गया एक। तो बहुत कम चांस है, मतलब इसको समझो कि कितना छोटा है न्यूक्लियस इन कंपैरिजन ऑफ एटम, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी याद रखने की हैं जो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि थ्योरी का जो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला है, एन क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा, यानी कितने थीटा एंगल से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए अल्फा पार्टिकल। तो एन तो वो है हमें निकालना हो, यहाँ पर हमें अगर एंगल दे दिया होगा तो हम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल सकते हैं। के क्या है कि यहाँ कांस्टेंट है गिवन फॉइल के लिए, ए एटॉमिक नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है ना, ये जेड एटॉमिक नंबर होता है। अप्रॉक्स फार्मूला है, या फार्मूला याद रख भी सकते हैं या फिर नहीं,
जस्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा तो कि फॉर्मूला क्या है, तो n इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन टू द पावर 4 ब्रैकेट थीटा बाई 2। एक बार और बोल लीजिए, n इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन टू द पावर 4 ब्रैकेट थीटा बाई 2। ये बस फॉर्मूला याद रख लेना है। इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, जनरली नहीं आते हैं, और लैब असिस्टेंट में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। ये है मेन न्यूमेरिकल्स करने के लिए, बस, है ना, ये याद रखो। रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ये देखते हैं। सिंस मोस्ट अल्फा पार्टिकल पासिस अनडेविएटेड, बिना डेविएट के मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गए थे सीधे। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम क्या है? एम्प्टी स्पेस है। जैसे ये एटम है और ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये पॉइंट मैंने बना दिया है, थोड़ा सा बड़ा है फिर भी, क्योंकि कंपैरिजन करो रूम और पिन से तो उस हिसाब से तो छोटा है। एटम इज होलो फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड से होलो है, ठीक है, ऐसा है। तो मैक्सिमम तो बिना ऐसे सीधे निकल गए सारे के सारे अल्फा पार्टिकल, है ना। सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाई मोर देन 1 डिग्री, ओनली 0.14%। दिस मीन्स देयर इज पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम। तो ये क्या बताता है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि जो मिडल में जो कोई भी चीज़ है, जो न्यूक्लियस पहले नाम नहीं दिया था, वह पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड एटम। एज अल्फा इज आल्सो पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस इनसाइड एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है एक छोटे से पॉइंट में कंडेंसली कंसंट्रेटेड है, ठीक है, जैसे हम क्या बोले हैं? न्यूक्लियस बोले हैं बाद में। न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10⁻⁻15 मीटर। तो ये बात याद रखनी है, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर और एटम का साइज कितना है? 10⁻10 मीटर। ये कैसे आया वो भी हमने एक प्रैक्टिकल किया, उसके जरिए हमें मालूम पड़ा कि इसका साइज 10⁻15 मीटर है न्यूक्लियस का, और एटम का 10⁻10 है, ठीक है। तो ये तुलना की गई है, एटम इक्वल टू रूम मान लीजिए और न्यूक्लियस इक्वल टू टिप ऑफ निडल की टिप, ठीक है। फॉर फॉइल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एंगल थीटा आर डिफरेंट। तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। ये क्या? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा। तो कितने नंबर के किसके प्रोपोर्शन में है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। जितना जो है हैवी मेटल होगा, हैवी एटम होगा, उतने ही नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे कुछ एंगल से, ठीक है। क्योंकि देखो जितना हैवी मेटल होगा उसका न्यूक्लियस उतना ही हैवी होगा, ठीक है। न्यूक्लियस उतना ही हैवी होगा तो अल्फा पार्टिकल उससे रिपेल करेंगे। तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। इसका पूरा फॉर्मूला वही था, n इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, यही था ना। तो ये फॉर्मूला हमें याद नहीं रखना है ज़्यादा, ठीक है। दिस सजेस्ट डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज इन देयर न्यूक्लियस, ठीक है, समझे ना बात ये, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट आर नॉट पुल्ड टुवर्ड it as they are constantly revolving in circular path using this electrostatic force as centripetal force। ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, लेकिन वे अंदर की साइड नहीं जाते क्योंकि वो रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ में, तो उनके कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है, ठीक है। तो वो उसे बाहर की ओर लेकर जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक अंदर की ओर, तो वह आपस में न्यूट्रल होकर के एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन पर अगर खड़े होकर के देखें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम बनता है ये, ठीक है। तो एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। जितना ये इधर खींच रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये डायरेक्शन बता रखी है यहाँ वेलोसिटी की, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ये डायरेक्शन में, है ना, ये डायरेक्शन में। हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी है ये,
है ना, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो इधर की साइड क्या है, हम जैसे किसी भी अगर आप धागे के अंदर कोई एक पत्थर बांधकर उसको रिवॉल्व करवाएंगे, घुमाएंगे, तो पत्थर क्या है बाहर की ओर जाएगा, और उसे अगर एक साथ छोड़ देंगे धागे को तो वह दूर जाकर गिरेगा पत्थर, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। तो एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों इक्वल में आ जाएंगे, तो ये न्यूट्रली यहाँ पर रहता है, उधर उधर नहीं जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम पढ़ भी चुके हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, जेड है, यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन या फिर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में ही तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये वो हो गया, Q1 क्या हो गया E, Q2 क्या हो गया जेड, ठीक है। आगे हम ये बोर मॉडल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ ये हमने रदरफोर्ड का मॉडल देख लिया, ठीक है। न्यूक्लियस साइज डिटर्मिनेशन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हमने अभी पढ़ा था कि न्यूक्लियस की साइज कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, यही पढ़ी ना, ये न्यूक्लियस की साइज हमने पढ़ी थी। तो ये कैसे आई, तो ये जब हमने कोई अल्फा पार्टिकल छोड़ा किसी काइनेटिक एनर्जी से, तो वह जाते जाते एक पॉइंट पर जाकर, न्यूक्लियस के एक पॉइंट पर जाकर रुक गया। जैसे देखो मैं इधर बता देता हूँ, जैसे ये बीच में न्यूक्लियस, हमने यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल भेजा काइनेटिक एनर्जी से, तो ये जाता गया एक पॉइंट पर आकर क्या है, ये रुक जाता है, ठीक है, यहाँ रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो जिस जगह इसकी जो वेलोसिटी है बहुत कम हो गई, वह क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच है, यानी कि इस न्यूक्लियस तक जाने की क्लोजेस्ट अप्रोच है R0। तो वह क्या क्यों हुई, यहाँ काइनेटिक एनर्जी यहाँ जाकर क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो हमें ये R डिस्टेंस मालूम हो जाएगी। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ से अल्फा पार्टिकल गया, Q1 अल्फा है, इस पर चार्ज कितना हुआ, 2 + 2e के इक्वल में होगा चार्ज, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस कोई भी एटम है, जिस मान लेते गोल्ड का एटम है तो +79 है ना, ई के इक्वल होगा, किसी का भी तो जेड ई के इक्वल होगा, +ZE, ठीक है। तो यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल आया, एक क्लोजेस्ट अप्रोच पर डिस्टेंस पर ये यहाँ पर रुक गया है, ठीक है, स्टॉप हो गया, यहाँ रुक गया, स्टॉप हो गया, ये एरो का जो है साइन गलत बना रखा है, यहाँ पर रुक गया है, R0 डिस्टेंस पर रुक गया है, उसे हम बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी क्लोज कितना क्लोज गया है, यहाँ रुक गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो थी वह यहाँ जाकर रुक गई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो अब देखो वही हम यूनिटरी मेथड देखते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कुछ काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली में, लेकिन इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी, ठीक है। फाइनली में काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, यानी कुछ मूवमेंट हो रहा है क्या, यहाँ नहीं, यहाँ तो रुक गई है, तो 0। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R0, या फिर R जो डिस्टेंस है उनके बीच में। तो इन दोनों के बीच में ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R0 हमने मान लिया है, ठीक है। इस फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/4ε0 2e ZE अपॉन R0। 2e क्या है, अल्फा की, और ZE क्या है, जो भी एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज अपॉन R0। तो ये कैसा है, रिपल्सिव होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में आता है, अट्रैक्टिव नेगेटिव में आता है वैल्यू, ठीक है, वो हम देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो ये काइनेटिक एनर्जी आई हमारी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम R0 निकाल सकते हैं, तो R0 इज इक्वल टू क्या होगा, R0 को इधर लेकर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इधर इसके नीचे आ जाएगी, तो R0 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 2ZE², क्योंकि ई क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, तो 2ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है,
बस मेनली तो आपको ये मालूम होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। वह निकटतम दूरी है, निकटतम दूरी है न्यूक्लियस से, एटम के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल की। बस ये बात याद मालूम होना चाहिए कि वो है आर नॉट क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी ये कैसे आया, ये जो मेथड है कोई काम का नहीं है, ये फॉर्मूला ही काम का है। तो आर नॉट इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2z² अपॉन के। ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा काम का है ना। आर नॉट इक्वल टू क्या है 2ze² अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ze² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें z की वैल्यू रख देते हैं किसकी जगह, गोल्ड की फॉइल, गोल्ड जो है उसका एटॉमिक मास 17 है, एटॉमिक नंबर, वो रख देते हैं और सारी वैल्यू रख देते हैं। तब हमें जो r की वैल्यू निकल कर आती है वह आती है 10⁻⁻15 की अप्रोक्स। ठीक है, आर नॉट क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस आर नॉट से कम होगी। ठीक है, आर नॉट से कम होगी, क्यों होगी न्यूक्लियस की साइज, क्योंकि देखो ये आएगा तो न्यूक्लियस के पास जा कर के रुक जाएगा यहाँ कुछ उस पर, है ना, डिस्टेंस पर। तो जिस डिस्टेंस, जैसे देखो ये डायग्राम यहाँ सही नहीं है, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो ये न्यूक्लियस है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल ये आ रहा है, तो यहाँ आकर रुक जाएगा ये न्यूक्लियस इसके पास, तो ये है आर नॉट। तो आर नॉट से तो छोटा ही होगा ना ये न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से स्ट्राइक नहीं करेगा, उसके बिल्कुल पास आकर के रुक जाएगा वो अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये बात है। तो हमें तो ये फार्मूला याद रखना है। तो आर नॉट में अगर हम वैल्यू की, आर नॉट के फार्मूला में वैल्यू रखते हैं तो हमें मालूम चलता है ये सारी जेड की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.7 MeV होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो उससे जब हम सॉल्व करते हैं तो आर नॉट इज इक्वल टू आता है 30 × 10⁻⁻15 मीटर, और 10⁻⁻15 मीटर को फीकोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, FM लिख सकते हैं ना। तो साइज ऑफ गोल्डन न्यूक्लियस कितना है 6 FM का होता है ना। तो एक्चुअली हमें याद क्या रखना है, जो मेन चीज़ है ये फॉर्मूला। दूसरा न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर, एटम का 10⁻⁻10 मीटर, ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर, ये वो फॉर्मूला है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच में, जो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से गया गुजर करके, ठीक है, कुछ एंगल से गुजर के गया। ठीक है, एक तो देखो हम बिल्कुल स्ट्राइक करके वापस लौट जाए वो तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना निकालना। तो ये हम जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से गया है उसे बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, B इज इक्वल टू kz² अपॉन काइनेटिक एनर्जी √1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। ठीक है, और B 0 कर देते हैं, 180 आता है पाई की वैल्यू, तो ये 0 हो जाता है B। और अगर थीटा अगर 0 डिग्री है तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया, आर नॉट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट, बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या है, एक तो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए वो कि एटम स्टेबल क्या है, क्योंकि उस समय क्या थी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो मैक्सवेल ने दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो प्रचलन में थी। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वह एमिट करेगा रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा, एमिट्स एनर्जी,
एनर्जी इमिट करेगा कोई भी अगर एसिलेट कर रहा है, और अगर कोई भी पार्टिकल जो है एसिलेट कर रहा है, वह एनर्जी इमिट कर रहा है, तो वह अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। एसिलेट करते करते एक टाइम ऐसा आएगा वो रुकेगा, तो रुकेगा तो अगर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह रिवॉल्व कर रहे हैं किसी काइनेटिक एनर्जी से, तो धीरे धीरे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एनर्जी लॉस होगी। तो एनर्जी लॉस होगी तो वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड टुवर्ड द न्यूक्लियस। तो ये क्या है, जो फ्यूगल फोर्स लग रहा है वो धीरे धीरे क्या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेकर के आएगा। देखो ये लेकर के आ रहा है, लेकर के आएगा, धीरे धीरे एनर्जी लॉस होगी तो जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा। तो कैलकुलेशन सो इट टेक्स 10⁻⁻8 सेकेंड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास आने में, है ना, न्यूक्लियस से कोलाइड करने में, टकराने में। तो इस थ्योरी के अनुसार तो एक्चुअली में जो एटम है वह एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो ये इस बात को समझाने में फेल हो गए। कौन? रदरफोर्ड ने कहा कि हाँ सर्कुलर पाथ में करता है, लेकिन वो कैसे, मतलब एनर्जी को इमिट भी कर रहा है और स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। मैक्सवेल ने कहा कि इसे प्रूव करो, मेरा ये जो बात है कि एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएशन इमिट करता है, एनर्जी इमिट करता है। ठीक है। दूसरा है डिस्क्रीट एटम स्पेक्ट्रम, रदरफोर्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इम्प्लाइज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट रियलिटी इज डिस्क्रीट, है ना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में रिवॉल्व करेंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में नहीं होता, स्पेक्ट्रम चेंज होता रहता है। हम आगे देखेंगे, लाइनमैन बार्मर सीरीज देखेंगे, अलग अलग स्पेक्ट्रम देखेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक्साइटेड स्टेट से बाहर जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो वह जो है स्पेक्ट्रम जो है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। उन्होंने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बताया था, ठीक है, जो कि गलत हो गया। तो ये बात याद रखनी, स्टेबिलिटी, डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये थ्योरी के क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं, मतलब थ्योरी के अंदर ये पूछे जा सकते हैं, क्या लिमिटेशन थी, है ना, ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं बोर एटॉमिक मॉडल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस में है, यही है। ठीक है। तो हमारे अंदर ये जो थ्योरी के अंदर ये क्वेश्चंस भी हैं PYQs में कि बोर पोस्टुलेट क्या है। ठीक है। तो ये हम ध्यान से पढ़ना है। ही मॉडिफाइड, बोर ने क्या किया, मॉडिफाइड किया रदरफोर्ड मॉडल डिजाइंड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये बात याद रखनी है, बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वह केवल किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो एटम एक ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो He+ एक इलेक्ट्रॉन रखता है, Li+2 एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है, Be+3 एक इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, उसके लिए वैलिड है। बस इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड मॉडल को मॉडिफाइड किया। इनके पोस्टुलेट क्या है, बोर पोस्टुलेट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनके क्वेश्चन भी हैं। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर जो रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में, तो जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा उसकी जो एनर्जी रहेगी उस ऑर्बिट की फिक्स्ड रहेगी एनर्जी। ठीक है। जैसे अगर K ऑर्बिटल L M, जैसे ये K है, ये L है, M है, यह 3 ऑर्बिट बने हुए हैं। ठीक है। तो K की कितनी एनर्जी, -13.6, L की कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, M की कितनी है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, इन्होंने बोला था बोर ने, है ना। दीज ऑर्बिट आर कॉल्ड एनर्जी लेवल और स्टेशनरी या कांस्टेंट एनर्जी स्टेट नेम्ड KLMN। ठीक है। तो बोर ने बताया कि ये जो ऑर्बिट हैं उनको एनर्जी लेवल, जैसे ये लोअर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी लेवल, तो एनर्जी लेवल बोला था, यानी स्टेशनरी स्टेट बोला, यानी कि इनमें एनर्जी फिक्स्ड है। और उनका ऑर्बिट का नाम क्या था, KLMN। ठीक है। एक तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये था बोर का, ये बात याद रखनी है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था। सेकंड पोस्टुलेट क्या था, वाइल रिवॉल्विंग इन
ए पार्टिकुलर एनर्जी लेवल एन इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी रेडिएशन। जब अपनी ही ऑर्बिट में जब ये रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी के अंदर ही रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तब ये कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा है, कोई भी रेडिएशन नहीं छोड़ रहा है। तो एक तो ये बात हुई। सेकंड, तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो थी वो बोल रही थी कि वाइब्रेट कर रहा है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कोई भी रेडिएशन वाइब्रेट नहीं कर सकता। क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन एटॉमिक लेवल इन ऑल एस्पेक्ट। तो ये बात है कि क्लासिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है एटम पर अप्लाइड नहीं होती है, बोर ने बोला था सेकंड पोस्टुलेट में। पाथ ऑन रदरफोर्ड मॉडल इज इक्वल टू नॉट बोर। रदरफोर्ड का पाथ कैसा था कि ऐसे ये स्पाइरल ही था, ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड का ऐसा नहीं था, इनका क्या था, सर्कुलर। एटम साइंस और क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको अलग ही दिया उन्होंने, क्वांटम मैकेनिक्स। एटम की जो साइंस है उसे क्वांटम मैकेनिक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके सारे के सारे जो वो रूल्स वगैरह हैं वो एटम पर लागू नहीं होंगे, ये बोला था बोर ने, बोर पोस्टुलेट। तो मेन बात तो ये है कि एक तो KLMN में करता है और उनकी एनर्जी फिक्स रहती है, दूसरी अपनी ही पर्टिकुलर लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है, तब कोई भी रेडिएशन रेडिएट नहीं करता है। दो बात याद हो गई, ये पोस्टुलेट है, ये याद रखना थ्योरी। न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट तो मैंने पहले ही बता दिया, ये थ्योरेटिकल पार्ट है एक प्रकार से, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। द एनर्जी स्टेट आर डिफाइंड एज, एनर्जी स्टेट कैसे डिफाइंड होती है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन दोज ऑर्बिट्स, उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या रहेगा, हम पहले लिख भी चुके हैं सेकंड स्लाइड में, L इज इक्वल टू h/2π की इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से 2 से 3 से, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, NH/2π, यानी h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है, ये सेल नंबर है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू NH/2π, ये बोर ने दिया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, L इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन KLMN सेल, अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, इलेक्ट्रॉन अगर K सेल में है तो L इज इक्वल टू h/2π, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, h/2π हो जाएगी। n इज इक्वल टू 2 है, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो L इज इक्वल टू 2 h/2π, 2 से 2 कैंसिल, तो h/2π, ठीक है। ऐसे ही थर्ड में 3 h/2π, 6 में 6 h/2π, ये है ना एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है, तो जो नंबर ऑफ सेल क्या होगा, 6 है ना। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू हम जानते हैं R×P होता है, और हम जानते हैं कि जो रेडियस है और उनका जो मोमेंटम है उनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री होता है एटम के अंदर। तो हम जानते हैं RMB sin थीटा, तो RMB sin 90 है, तो 90 की वैल्यू 1 है, तो L इज इक्वल टू MBR होता है। तो MBR वही है L, तो MBR इज इक्वल टू NH/2π भी लिख सकते हैं। बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये एक ही बात है, फॉर्मूला ये याद रखना है ना। फ्रॉम रदरफोर्ड्स मॉडल क्या था कि इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कल मूव करता है, सो इट नीड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर्कल मूव कर रहा है तो उसके लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है मूव करने से, तो उसको स्टेबल करने के लिए, उसको नेगलेक्ट करने के लिए फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4πε0 EZE/r²। Q1 Q2 क्या है, Ze, जो एटम है, एटम का जो चार्ज है Ze है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है,
ई क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ये क्या है, रदरफोर्ड ने दिया था ये mv² यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। इन दोनों को, ये दो इक्वेशन 1 सेकंड है, इन दो इक्वेशन से हम रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, बोर रेडियस। तो एम बी आर इक्वल टू NH/2 mv²/r इक्वल टू 1/4πε0 Z²/r², ठीक है। ये आपको जो है न्यूमेरिकल्स, ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, आपको बस समझ लेना कैसे आया। आपको जो नोट करना है, याद करना है, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है जल्दी से, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल के आता है, r इज इक्वल टू, ये जो रेडियस इक्वल टू n²h²ε0/πm/z²। तो ये इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है 6.2 इंटू 10⁻⁻34 है ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। ये है, ये ε0 है, परमिटिविटी है, ये पाई है, ये मास है, मास ऑफ, है ना, ये जेड है। तो जेड और एन को छोड़कर सारी की सारी ये कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो हमें रेडियस निकल कर के आएगी। एक तो ये याद रख लेना, चलो याद भी नहीं रखे तो मेरे साथ बोल लो बस, क्या, r इक्वल टू n²h²ε0/πm/z², ठीक है। ये याद नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करनी है याद, n²h²ε/πm/z², ये याद नहीं करनी है। हमें याद क्या करनी है, r इक्वल टू 0.529 n², ऊपर n² बचा, नीचे z बचा। इस सबको जब सॉल्व करेंगे हमें 0.529 आएगा, n²/z एंगस्ट्रॉम। तो r रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n² के, ठीक है, ये बात याद रखनी है। 0.529 को हम a0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है, Z इक्वल टू 1 है, ग्राउंड स्टेट में n इक्वल टू 1 होता है ग्राउंड स्टेट में, तो R1 निकालेंगे हम, ग्राउंड स्टेट के लिए रेडियस निकालेंगे। ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट में यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये रेडियस कितनी होगी, तो ये रेडियस R1 इक्वल टू 0.529, तो n², n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर अपन 1, तो वही आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सेकंड के लिए क्या, 2 से 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 इंटू a0 क्या है यहाँ, a0 इक्वल टू क्या, 0.529 ही है। ऐसे हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 है, तो यहाँ a0 क्या है 0.529 इंटू n² 1 और z की वैल्यू 2 है, तो a0/2 हो जाएगी, ठीक है, समझे आप। तो ये r रेडियस का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे, r हम दे रखिए, r की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर हम r की वैल्यू रख देंगे, जो हमें r की वैल्यू आई है, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी निकालते हैं, ये डेरिवेशन किया है, ये बिल्कुल याद नहीं रखना कैसे किया कैसे निकाला, हमें ये फॉर्मूला याद रखना, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सेल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। b इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n मीटर पर सेकेंड में 2.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो निकाल सकते हैं हम n इक्वल टू 3 के लिए, और लिथियम के लिए तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, और n इक्वल टू 3 के लिए तो 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, 2.18 10⁶ मीटर, सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये तो एग्जाम्पल है ना, ठीक है। तो 2.18 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल, NH सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 12 mv² होता है, हम जानते ही हैं। तो 12 m, b की वैल्यू हमने डिराइव की थी, तो b इक्वल टू Z²/2 NH∈0 आई थी, इसका स्क्वायर करेंगे तो सीधी सी बात है, इसको स्क्वायर करेंगे, इसके जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद जब फाइनली हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की हमें वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। और
टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये हम जानते हैं। तो ये डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, काइनेटिक एनर्जी इसी से निकल आएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, ये काइनेटिक एनर्जी है, इसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी जैसी ऐड की तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा फाइनल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो है ये है, ये हमें याद करना है, ये वाला E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना जो मैंने पहले लिख दिया है। इसको जूल में कन्वर्ट करें तो -2.18 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जेड, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और उनके ये फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं कि कैसे पोटेंशियल, इस बस हमें याद रखना है एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। रिलेशन देख लेते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है 2 इंटू टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के दोगुने, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है माइनस के ई, यानी काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला लिखें हम तो इसे ही लिख देंगे 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि माइनस है ना, माइनस में ये ई की वैल्यू क्या है -13, माइनस माइनस प्लस हो गया, वो ये है ना, तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन। तो ये फॉर्मूला याद रखना है एनर्जी का बिल्कुल ही, ठीक है। एनर्जी इज नेगेटिव इम्प्लाइज इलेक्ट्रॉन इज इन बाउंडेड सिस्टम टू फ्री आयोनाइज इलेक्ट्रॉन बी नीड टू गिव ई एनर्जी, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, एनर्जी नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड है उस सिस्टम के अंदर, नेगेटिव है, नेगेटिव में है, मिनिमम एनर्जी में बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी कि उसकी मिनिमम एनर्जी -13.6 है। इसको निकालने के लिए हमें पॉजिटिव वैल्यू में प्लस का 13.6 देना पड़ेगा, ठीक है, यानी लोअर एनर्जी लेवल में, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए Z इक्वल टू 1 होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट में N इक्वल टू 1, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जो है -13.6, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि N इक्वल टू 2, जैसे ये, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑर्बिट बने हुए हैं, एक मिनट, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, ऐसे है। इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर है तो ये ग्राउंड स्टेट में, यानी कि एक्चुअली में हाइड्रोजन एटम इसी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा करके यहाँ लेकर आएंगे, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन n इक्वल टू 2 हो गया ना, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, लेकिन ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद करना है। तो ये एनर्जी जो 5 तक है ना, आपको याद कर लेंगे ना, तो कोई भी जो क्वेश्चन होगा आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगी उसमें। तो ये कैसे आई -13.6, ये वही फॉर्मूला -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसमें जेड की वैल्यू तो 1 ही है तो ये तो 1 हो जाएगा, एन स्क्वायर फर्स्ट में फर्स्ट रखेंगे तो -13.6, 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4 का डिवीजन करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 3.4 -3.4। तो इसी फॉर्मूले से आई है हमें ये सारी। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में E2 कितनी आएगी, -3.4, E3 कितनी आएगी, यानी कि थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 में 0.85, E5 में 0.54। ये एक बार याद कर लेनी है अच्छे से, ठीक है, ये याद कर लेनी है। अब देखो हमें क्या देखना है, एनर्जी गैप देखना है कि हम जैसे ये है, हमें फर्स्ट से या फिर हमें इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड एक्साइटेड या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है और सेकंड ऑर्बिट में है, तो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आने में हमें कितनी एनर्जी जो है इमिट हुई, हमारी कितनी एनर्जी निकली। तो उसके लिए हमें देखो डेल्टा E इज इक्वल टू EN2 यानी दूसरे ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट, वो माइनस कर देंगे हम। दूसरे ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, -3.4 होती है, -13.6 किस में होती है, फर्स्ट में होती है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा
फर्स्ट से सेकंड में, अगर हम ये जो है फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं तो कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी एनर्जी, यानी यहाँ से हमें उठा करके ले जाना है कहाँ, यहाँ से हमें इधर ले जाना है ऊपर, तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी ना हमें, तभी तो ऊपर जाएगा, समझे। तो अगर हम पहले से फर्स्ट से सेकंड में लेके जाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो सेकंड में कितनी एनर्जी है माइनस फर्स्ट में कितनी थी, क्योंकि लोअर से हायर में जा रहे हैं ना, तो हायर माइनस लोअर करेंगे ना, समझे। तो फर्स्ट से हम सेकंड में जाएंगे, यहाँ मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया था शायद, सॉरी उसके लिए। तो फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे तो यहाँ फर्स्ट में कितना -13.6 बड़ा है या फिर -3.4 बड़ा है बताओ, तो -1 बड़ा है या फिर -2 बताओ, -1 बड़ा है ना, तो ऐसे -13.6 बड़ा है या फिर -3.4, तो -3.4 बड़ा है ना, तो हायर एनर्जी लेवल है ना, तो हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए हमें ऊपर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी देनी है, पॉजिटिव में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी है अगर फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे। तो बस आपको ये याद रखना है, फर्स्ट में -13.6, सेकंड में 3.4, थर्ड में -1.51, फोर्थ में -0.85, फिफ्थ में -0.54, ये याद रखनी है। फिर बस उन्हें माइनस कर दे, फर्स्ट से थर्ड में जानी है तो -1.51 -13.6 है ना, ऐसे माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ये एनर्जी लेवल है, देखते हैं। ये हाइड्रोजन एटम के लिए N1 में K में -13.6, N2 में -3.4, N3 में M के लिए -5, ठीक है ये, और N इन्फिनिटी में E की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री करने के लिए, यानी कि बिल्कुल एटम से बाहर करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, -13.6 ग्राउंड में है तो इसको प्लस की 13.6 दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन टोटली बाहर हो जाएगा एटम से। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, +13.6, ठीक है, समझे ये बात, ठीक है। ये वाला याद करना है, इसी से सारे क्वेश्चन होंगे। बस हमारा चैप्टर अब एंड की ओर जा रहा है। एन इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी में रिलीज ए स्पेसिफिक फोटोन एंड जंप डी एक्साइट टू ए लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब N2 से N1 में जाएगा तब एक एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है, उसे एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन यानी कि हम एनर्जी देंगे N1 को तो वो N2 पर जाएगा, यानी कि आयोनाइजेशन एक प्रकार से, ठीक है। और एक है एमिशन, एमिशन मतलब जो N2 पर पहुंच गया है इलेक्ट्रॉन, अब हमें N1 पर लाना है तो N1 पर आएगा ऑटोमेटिकली, तब वह क्या एनर्जी इमिट करेगा। जैसे कि हम रेड हॉट आयरन होता है, वह क्या है, हमने हीट दे करके पहले वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया उसके इलेक्ट्रॉन, अब वह रेड क्यों दिख रहा है, उसमें से चमक क्यों आ रही है, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाते हुए अपनी जो है स्पेसिफिक फोटोन जो है इमिट कर रहे हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, N2 - N1। लिमिटेशन क्या है बोर मॉडल में, वो देख लेते हैं, ठीक है। बोर मॉडल के लिमिटेशन देख लेते हैं। मॉडल वाज एप्लीकेबल ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम या फिर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, इनकंसिस्टेंट विद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। तो वेव नेचर इलेक्ट्रॉन की जो है वो यहाँ कंसिडरेशन में नहीं लाई गई है, वो क्या है लैम्डा = h/p, ये क्या डी ब्रोगली h/p, लैम्डा = h/p या फिर h/mb, ठीक है, ये है। इट्स वॉलेट हाइंसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारे हमने डिटेल में देखे थे। ये वॉलेट करता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, ये सर्टेन पोजीशन बता रहा है इलेक्ट्रॉन की। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमें क्या पता, इलेक्ट्रॉन एक जगह थोड़ी है, नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, और एक्चुअली में रिवॉल्व नहीं कर रहा है, एक्चुअली में रिवॉल्व तो कर रहा है, एक्चुअली में वह उसकी जो हायर जहाँ डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, पानी की टेंडेंसी होती है, वो ऑर्बिटल्स के हिसाब से, पी ऑर्बिटल वो हमने पढ़े थे ना ऑर्गेनिक में। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टार्क इफेक्ट है
स्टार फिर से हमने दिया इलेक्ट्रिक शॉक, है ना, मैकेनिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट, इन दोनों को नहीं करता एक्सप्लेन। जीमान इफेक्ट यानी मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। 95% जो क्वेश्चन है इमिशन स्पेक्ट्रम के है। इमिशन यानी कि N2 से N1 में आना, ठीक है, ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, इमिट कर रहा है एनर्जी, ठीक है। इसी के क्वेश्चन है, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन हायर एक्साइटेड या फिर हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो इमिशन करेगा कुछ ना कुछ, है ना। एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन नहीं आते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन देख लेते हैं हम। गैस हीटेड करता है, प्रिज्म के अंदर से जब हम लाइट को झाड़ते हैं तो इस प्रकार से स्क्रीन पर हमें ये डिफरेंट कलर में जो है ये दिखती है, डिस्पर्सन होता है लाइट का। सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ लैम्डा आर ऑब्टेन, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, है ना, लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो हमें जो वेव नंबर मिलता है 1/λ, वह क्या है, तो लैम्डा इक्वल टू SC/E2/E1, क्यों, डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है SC/λ, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा SC/डेल्टा E, डेल्टा E क्या है EN2/- E1, ठीक है, ये वही है, E इक्वल टू SC/λ, उसी से ये ड्राइव हुआ, लैम्डा इक्वल टू कर देंगे तो 1/λ इक्वल टू क्या होगा RZ स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये बात याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला बहुत काम का है। या R क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, यानी कि 1/R की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम है। आप सिमिलरली 912 एंगस्ट्रॉम मान सकते हैं, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1/λ क्या वेव नंबर है, ये बात याद रखनी है। स्पेक्ट्रल जो है लाइन हम देख लेते हैं। लाइमन के लिए क्या है, लाइमन की लाइन देखें तो बैकिस में है N1 क्या है, यहाँ 1 ही होता है, N1 की वैल्यू यहाँ 1 ही होती है, ठीक है। और N2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ये N2 है ना। तो N1 हमेशा लाइमन के लिए 1 रहेगा, ठीक है। तो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ सकती है, थर्ड से फर्स्ट में आ सकती है, फोर्थ से फर्स्ट में आ सकती है, ठीक है। ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट लैम्डा फॉर लाइमन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट लैम्डा पूछा जाएगा, मान लेते हैं लॉन्गेस्ट लैम्डा क्या होगा लाइमन सीरीज के लिए। तो हमें मालूम है लाइमन के लिए N1 इज इक्वल टू हमेशा 1 रहेगा, और N2 कहाँ से स्टार्ट होता है 2, 3, 4 सो ऑन, है ना, ऐसे। ये बात याद रखनी है और ये फॉर्मूला याद रखना है। लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, हम्परी, लो बीपी हाई, ठीक है, हो गया याद। लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, हम्परी, है ना। ये तो सिलेबस में भी नहीं है हम्परी वाला। तो इसके लिए लाइमन के लिए N1 1, N2 2 से स्टार्ट, बाल्मर के लिए N1 2 से स्टार्ट, पास्टन के लिए N1 3 से स्टार्ट, ब्रैकेट के लिए N1 4 से स्टार्ट, समझे। N1 की वैल्यू वो है यहाँ, ठीक है, ये फॉर्मूले के अंदर है ना। तो N1 इक्वल टू 1 लाइमन सीरीज यूवी रीजन में होती है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। और विजिबल मतलब बाल्मर सीरीज विजिबल में होती है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट अगर हमें वेवलेंथ देखनी है तो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होगा। स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन मतलब N2 से N1 में ही जाएगा, ये स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन है, तो इसमें वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी, ये बात याद रखनी है। तो लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट लैम्डा निकालने के लिए क्या N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये N1 की वैल्यू 1 रख दी यहाँ देखो, और N2 की वैल्यू 2 रख दी यहाँ। जब इसको सॉल्व किया हमने तो लैम्डा इक्वल टू 4/3R आया, ठीक है। और 1/R की ये यहाँ नहीं है, 4/3R आया, 4/3R आया, तो 1/R की वैल्यू 912 है। इसको सॉल्व करेंगे, 1216 एंगस्ट्रॉम क्या आ गया, इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी लाइमन की। ऐसे ही बाल्मर है, ऐसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, N2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे हम,
तो वो 912 होगी। बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू 2 है, विजिबल रीजन में है, ठीक है। ऐसी और सीरीज है, तो हमें ये याद रखना है। लाइमन जो है वो यूवी में है, बाल्मर विजिबल में है, पास्चन जो है बेकिस में है, इंफ्रारेड में है, पीफंड किस में है, ये भी इंफ्रारेड है, हाई इंफ्रारेड है, और ब्रैकेट जो है ये भी इंफ्रारेड है। ये सारे बाकी इंफ्रारेड में है, हाई इंफ्रारेड में है, पीफंड इंफ्रारेड में, ब्रैकेट इंफ्रारेड में, ठीक है। ये बात याद रखनी है। बाकी N1 की वैल्यू वो लाइमन के लिए 1 है, बाल्मर के लिए 2 है, पास्टन के लिए 3 है, ब्रैकेट के लिए 4 है, पीफंड के लिए 5 है, हेम्प्री के लिए 6 है। ये बात याद रखनी है। और N2 की वैल्यू इनसे नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है। और वो फॉर्मूला है, वो जो मेन है 1/λ r जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला मेनली तो है ना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर हमें निकालनी है कि अगर हम N1 और N2 की वैल्यू दे दी है तो हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं। बोल दे लाइमन के लिए, बाल्मर के लिए, तो लाइमन बाल्मर के लिए हमें N1 की वैल्यू तो मालूम है। अब बोल दे कि n=3 से जा रहा है, n=3 से इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहा है नीचे हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर में, तो लाइमन के लिए, लाइमन सीरीज के लिए कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगी? तो बस N2 की वैल्यू कितनी है 3, N1 की वैल्यू कितनी है लाइमन सीरीज के लिए तो 1 होगी, ब्रैकेट N2 की वैल्यू कितनी है 3, 1 + 1/2, तो कितना हो गया ये 3 - 1 2 इंटू 3 - 1 2 + 1 3/2, तो कितनी हो गई 3। तो 3 स्पेक्ट्रल लाइन होंगी अगर हम कहाँ से जाएंगे 3 से जाएंगे लाइमन के लिए। ऐसी बाल्मर पास्टन सब के लिए हम निकाल सकते हैं। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है N2 - N1 ब्रैकेट N2 - N1 + 1/2, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। लैम्डा दैट अपीयर इन इमिशन सेम होगा लैम्डा दैट अपीयर इन एब्जॉर्प्शन, सेम होगा वेवलेंथ, तो ठीक है। जितनी वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा उतनी वेवलेंथ से नीचे से ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। जनरली इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट ओनली एंड ट्रांजिशन सच एज 1 से 2 में जाएगा, 1 से 3 में जाएगा, ऐसे होता है। एक्सरे हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम जल्दी से देख लेते हैं। एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और वेवलेंथ रेंज 10⁻³ नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर होती है। इसके लिए हम मात्र खींच करके 3 मिनट में कर देंगे, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम होती है ना। प्रोड्यूस व्हेनेवर फास्ट मूविंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ए मेटल टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक वेट और हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो ये इसमें क्या है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं हम हाई एटॉमिक वेट वाले किस पे या फिर हैवी मेटल से स्ट्राइक करवाते हैं, तब उससे क्या निकलती है, हमें एक्सरेज निकलती हैं और बहुत ज़्यादा उसका मेटल का जो है, जो हैवी मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत हीट प्रोड्यूस करती हैं ये एक्सरे जब प्रोड्यूस करती हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आता है काइनेटिक एनर्जी से, उसकी 99% काइनेटिक एनर्जी जो है वह मेटल पर टकराने पर उसको हीट में कन्वर्ट करती है। केवल 1% जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वही किस में कन्वर्ट होती है, एक्सरे में कन्वर्ट होती है। ये बात याद रखनी है। इनविजिबल टू आई अफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो एक्सरेज है आई को नहीं दिखती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट को अफेक्ट करती है। आल्सो कॉल्ड रोइजेंट रेज, इसको रोइजेंट रेज भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ही डिस्कवर की थी एक्सरेज, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज वही बात है, ये हमें नहीं करना, ये मैं बता देता हूँ बस। यहाँ पर हाई वोल्टेज दिया जाता है इस फिलामेंट को, टंगस्टन वगैरह का फिलामेंट होता है, इससे रेज जाती हैं, ये हाई मेटल लगा हुआ है, इससे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, टकरा करके ये बाहर निकलती हैं एक्सरेज के रूप में। और इसके द्वारा जितनी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी टकराने पर यहाँ लूज हो जाती है। केवल 1% जो काइनेटिक एनर्जी है वही एक्सरेज में कन्वर्ट होती है, 99% कहाँ पर चली जाती है, इसके अंदर हीट में कन्वर्ट हो जाती है। सॉफ्ट एक्सरेज लेस एनर्जेटिक होती है, हार्ड एक्सरेज मोर एनर्जेटिक होती है। हार्ड एक्सरेज कब निकलती है, हैवी मेटल पर,
इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज क्या है, टू इंक्रीज इंटेंसिटी मोर नंबर ऑफ एक्स रेज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट। ठीक है, तो फिलामेंट टेम्परेचर मोर होगा तो फिलामेंट के अंदर करंट ज़्यादा देंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो एक्स रे भी ज़्यादा नंबर में आएंगी, तो ज़्यादा नंबर में एक्स रे होंगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। बस समझे। हाँ ये और देखो तो लो पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रेज क्या होती है, पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगी जब एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने पर पेनिट्रेटिंग पावर नहीं बढ़ेगी। इंटेंसिटी का तो मतलब है नंबर ऑफ एक्स रेज बढ़ना, इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि उसकी पावर बढ़ना। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है उस फोटोन की एनर्जी बढ़ना। फोटोन की एनर्जी कब बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि एक्सीलरेटिंग वोल्टेज बढ़ेगा तब। ठीक है, तो ये पेनिट्रेटिंग पावर है और इंटेंसिटी है। कंटिन्यूस एक्सरे है तो वो ये लैम्डा मिनिमम एस सी अपॉन ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा मिनिमम अगर नैनोमीटर में देखते हैं एस सी अपॉन बी 1240 है ना, तो ये हमें याद नहीं रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है ये। देखो वो ये 99% हीट में 1% कन्वर्ट इनटू एक्सरे है ना। By continuous spectrum, electron can lose any amount of kinetic energy form X-ray. Photons to be get X-rays. Photon all energies less than होगी kinetic energy of electron से। ठीक है, जो भी एक्सरेज निकलेंगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जितनी काइनेटिक एनर्जी उससे कम ही होगा, है ना, क्योंकि 99% तो हीट में। ये देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे। समटाइम्स द हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट एन inner electron of target atom. This create a vacancy. To fill this, electron from higher energy level jump here. ठीक है, मोस्लेस लॉ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ये लॉ वगैरह ये हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये वाली स्लाइड हमें देख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो एक्सरे वाली बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सरे क्या है, एक्सरे नहीं है सिलेबस में। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर है ना, या फिर 10⁻⁻1 नैनोमीटर है ना, और 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ नैनो मतलब 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। ये बात याद रखना। 1 मीटर 10⁻³ mm, ठीक है, या फिर 1000 mm। प्लांक कांस्टेंट 6.62 10⁻34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड, या kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कैसे बोलो, या फिर जूल सेकेंड है ना। रेडबर्ग कांस्टेंट 1.097 10⁻7 मीटर इनवर्स, या फिर 912 एंगस्ट्रॉम। 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो चैप्टर है वह क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हम थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू। इसकी पी वाई को लेकर के आएंगे। ठीक है, ठीक है। राम तुम्हारा चरित्र ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। ठीक है, राम जी का ऐसा चरित्र है, आप इन्हें आदर्श पुरुष के रूप में मान सकते हैं, भगवान के रूप में मान सकते हैं। एक्चुअली में हम तो सनातन धर्मी हैं तो जो है इनको भगवान के रूप में ही मानते हैं, लेकिन आप जैसे आजकल के नास्तिकता वाली विचारधारा या फिर अन्य धर्म के लोग हैं तो आप इन्हें आदर्श पुरुष के रूप में भी मान सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।